नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 18 जनवरी 2023 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो पाकिस्तान के पीएम ने बोला है कि हम इंडिया के साथ सिंसियर और सीरियस टॉक्स चाहते हैं, बट बकवासी किए। क्या बकवास की, इसके बारे में आपके साथ बात करूंगा। अब्दुल मेहमान मक्की को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस कमिटी की लिस्टिंग में हम ले आए हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये तो इंडिया की बहुत बड़ी जीत है। इंडिया की कोई जीत नहीं है। ओवरऑल हम यहाँ पे पूरी तरीके से हार रहे हैं। चाइना इस प्रकार के टेक्निकल होल्ड कितनी फ्रीक्वेंसी सेटअप करता है, और यहाँ पे ये टेक्निकल होल्ड मोस्ट प्रॉब्ली इसलिए सेटअप किया गया था ताकि पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट से बाहर निकाला जा सके। सो व्हेन इट कम्स टू ब्लैक लिस्टिंग ऑफ पाकिस्तानी टेररिस्ट, हम अभी भी बहुत डिसएडवांटेज पे, इसको देखेंगे। फिर श्रीलंका के रिस्पेक्ट में IMF में इंडिया क्या मदद कर रहा है श्रीलंका की, इसके बारे में बात करेंगे। और इंडिया की मदद से कैसे पेरिस क्लब और चाइना से मदद जाएगी श्रीलंका के पास, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर केजरीवाल जी दिल्ली के CM और लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना साहब दिल्ली के, इनके बीच की लड़ाई फिर से फ्रेशन अप होती नजर आ रही है, इसको यहाँ पे देखेंगे। माइनॉरिटीज कौन डिजिग्नेट करेगा, इससे रिलेटेड एक न्यूज है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर भाई केरला अपने टूरिज्म को किस प्रकार से बढ़ा रहा है, इनका एक नया इनिशिएटिव है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव, वो क्या है इसको देखेंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर पाइन नीडल्स को इकट्ठा करके कैसे फॉरेस्ट फायर को रोका जा रहा है और उसको एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में बदला जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर अरुणाचल प्रोजेक्ट में इंडिया किस प्रकार से बफर्स बनाने की बात कर रहा है चाइना के थ्रेट को ऑफसेट करने के लिए, ये क्या है इसके बारे में बात करते हैं। और चाइना की पॉपुलेशन 2022 में कम हुई है और 2023 में इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को ओवरशूट कर जाएगी, ये न्यूज़ तो आप सुनते रहते होंगे, इसके बारे में देखेंगे। फिर आइडिया ऑफ साउथ एशिया कैसे नॉन एग्जिस्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। फ्री फूड गेन स्कीम जो नई आई है वो एक इल्यूजन है, डबल स्पीक है, इससे ओवरऑल जो क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस, वो बढ़ेगी ही। फिर किस प्रकार से GST का कुछ रेवेन्यू स्टेट्स को देके स्टेट्स की फाइनेंशियल हालत सुधारी जा सकती है। हालांकि जो भी व्यू पॉइंट आथर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दे रहे हैं ना, केस ऑफ रीअसाइनिंग GST टू स्टेट्स, वो अपने आप में इम्प्रैक्टिकल है। केंद्र की सरकार बहुत ही मुश्किल है कि ये करने वाली, जो कि फाइनेंशियल ताकत लोग अपने पास ही रखना चाहते हैं। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे। फिर भाई रिसेंटली ही आंध्र प्रदेश में 2 स्टैम्पीड हुए हैं, उस स्टैम्पीड में 11 लोगों की जान चली गई। तो इस बात को लेकर आंध्र प्रदेश की सरकार ने पब्लिक मीटिंग्स के ऊपर बैन लगा दिया। अब चूंकि इलेक्शन होने वाले आंध्र प्रदेश के अंदर, तो इस बैन के अगेंस्ट जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो कोर्ट में लड़ रही है। तो ये क्या है इसको देखेंगे। फिर इन्फ्लेशन से रिलेटेड एक आर्टिकल है, होल्ड ऑफ, मतलब ये जो चाइना ने ऑब्जेक्शन लगाया था, टेक्निकल होल्ड लगाया था, उसके बाद उसको ऑब्जेक्शन में कन्वर्ट नहीं किया है तो इंडिया जीत गया है। तो ये होल्ड ऑफ वाला आर्टिकल अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके ऊपर करंट में हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं। और फॉर्च्यूनस ट्रेंड में इन्फ्लेशन के बारे में बात हो रही है, अभी के लिए मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉइंट्स नहीं है। तो मेनली ये 4 एडिटोरियल के आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की PDF और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। वर्ड ऑफ द डे, व्हेन पिग्स फ्लाई। व्हेन पिग्स फ्लाई मतलब कुछ आप कह लो अनकन्वेंशनल सा हो जाना, कुछ इम्पॉसिबल सा, अनकैनी सा हो जाना। जैसे सेंटेंस में यूजेज दे रखा है, पिग्स वुड फ्लाई इफ यू कुक्ड। अगर तुमने खाना बना दिया तो ऐसा हो जाएगा कि सुअर उड़ रहे हैं। तो मतलब आप समझ सकते हो कि बहुत ही अनकैनी, अनपॉसिबल सी चीज हो जाना पिग्स कैन फ्लाई का मतलब होता है। अब पहली न्यूज, GS पेपर 2 इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस, पाकिस्तान PM मूड सीरियस सिंसियर टॉक्स विद मोदी। शहबाज शरीफ देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भैया हम पॉवर्टी हटाना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी देना चाहते हैं, एजुकेशनल और हेल्थ फैसिलिटीज और एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं अपने लोगों को। हम अपने रिसोर्सेज को बॉम्ब और एम्यूनिशन पे खर्च नहीं करना चाहते हैं, ये हम PM मोदी को मैसेज दे रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं, शहबाज शरीफ का कोई दिल नहीं चेंज हुआ है, ये बकवासी कर रहे हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इंडिया के साथ जंग नहीं लड़ना चाहते हैं। ये नहीं एक्सेप्ट कर रहा है कि हम टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं। ये बोल रहा है कि ठीक है भाई, हम अपने रिसोर्सेज तुम्हारे साथ जंग में वेस्ट होने वाले हथियारों पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, हम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के साथ 3 जंगों के बाद अपना लेसन सीख चुका है, हम पीस चाहते हैं इंडिया के साथ। ऐसा कब बोला शहबाज शरीफ ने? तो एक इंटरव्यू ले रहे थे दुबई बेस्ड अल अरबिया TV के साथ, वहां पे ये सब बोला, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक बात और बोल दी है कि जब तक इंडिया आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को रिवर्स नहीं करता, तब तक हमारी कोई बातचीत नहीं होगा। ये बोल के इन्होंने सारा रायता फैला दिया, मतलब कुल मिला के ये कुछ नहीं करने वाले। तो
तो ये लीडरशिप मतलब पीएम मोदी जी को मैसेज दे रहे हैं कि ठीक है भाई, हम आपके साथ बैठ के सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन जब तक कश्मीर के मुद्दे को आप रिजॉल्व नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। हम भी चाहते हैं कि हम पीसफुली आपके साथ रहें। हम ये कितना ही पीसफुली रहना चाहते हैं, वो तो इंटेंसिटी ऑफ इन्फिल्ट्रेशन जो कि पाकिस्तान के साथ एलओसी पे हो रहे हैं और ओवरऑल जिस बड़ी तादाद में जम्मू एंड कश्मीर में अटैक्स लॉन्च हो रहे हैं, इससे पाकिस्तान की सीरियसनेस पता चलती है। पाकिस्तान के अंदर एक सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, गेहूं की क्राइसिस चल रही है, फ्यूल शॉर्टेज है वहां पे, फिर तहरीके तालिबान वहां पे जबरदस्त तरीके से अटैक करते ही चले जा रहा है। तहरीके तालिबान का पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो सीज फायर था वो यहां पे ब्लॉक हो चुका है। इन सब चीजों के बीच में भी जम्मू के अंदर इन्फिल्ट्रेशन की खबरें और ओवरऑल टेररिस्ट अटैक की खबरें, डांगरी इलाके में क्या हुआ आपको पता है 2 जनवरी को। तो इसके बावजूद भी पाकिस्तान के एंड से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कश्मीर के अंदर आ रहा है, तो इनकी बात की कोई खास वैल्यू है नहीं। और अपनी बात में इन्होंने सब्जेक्ट टू कंडीशन कर दिया कि कश्मीर में जो हो रहा है बंद होना चाहिए। कश्मीर के अंदर इंडिया माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार कर रहा है। जो कश्मीरियों को ऑटोनॉमी दी गई थी भारतीय संविधान के अंदर, वो भी यहां पे हटा दी गई है। तो इससे हमें दुख होता है, माइनॉरिटीज को दुख पहुंचाया जा रहा है, उनको मैन हैंडल किया जा रहा है। तो हम इस प्रकार की बकवास कर रहे हैं मिस्टर शहबाज शरीफ, तो ये कितना ही सीरियस है ये आप समझ सकते हो। फिर ये बोल रहे हैं कि कश्मीर डिस्प्यूट को यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से रिजॉल्व करना चाहिए। पाकिस्तान कितना बड़ा सांप है इस बात से पता चलता है। 1971 की शिमला एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा था कि मुद्दों को बायलैटरली सुलझाया जाएगा, लेकिन अब कश्मीर को लेकर पाकिस्तान बार बार यूनाइटेड नेशंस में भागने की कोशिश करता है। मतलब यहां पे टेक्निकली शहबाज शरीफ कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस बकवास कर रहे हैं, अपनी आवाम के सामने वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। अगली न्यूज, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कॉम्बैटिंग टेररिज्म। अब्दुल रहमान मक्की के ऊपर एक टेक्निकल होल्ड लगाया था चाइना ने। इंडिया और यूएस ने, उस समय पे इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, उसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आईसिल एंड अल कायदा सैंक्शंस कमेटी के अंदर अब्दुल रहमान मक्की को इंक्लूड करने की बात की। लश्कर तैयबा जो कि पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें फंड रेजर और की प्लानर की तरह इन्वॉल्व है अब्दुल रहमान मक्की। तो अगर आप देखें तो जून 2022 में टेक्निकल होल्ड लगाया था चाइना ने इसकी लिस्टिंग को लेके। अब्दुल रहमान मक्की का नाम प्रपोज किया गया था इंडिया के द्वारा और यूएस के द्वारा कि हाँ भाई इनको ओवरऑल अल कायदा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस लिस्ट में डालो। ठीक है भाई, इस पर्टिकुलर सैंक्शंस लिस्ट में डालने के लिए अप्रूवल चाहिए किसका, परमानेंट मेंबर्स का और नॉन परमानेंट मेंबर्स का। लेकिन चाइना ने यहां पे टेक्निकल होल्ड डाल दिया। टेक्निकल होल्ड का मतलब यह है कि चाइना ओवरऑल और सबूत देखना चाहता है और एनालाइज करना चाहता है कि क्या सच में अब्दुल रहमान मक्की इस हद तक टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है कि उसको सैंक्शंस कमेटी में डाला जाए। और ये पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि देखिए 15 मेंबर्स टोटल, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट, सब यहां पे 14 के 14 लोग मान रहे हैं कि हाँ भाई अब्दुल रहमान मक्की ने गलत किया है, लेकिन एक चाइना यहां पे और प्रूफ मांग रहा है। तो इससे पता चलता है कि ओवरऑल चाइना किस हद तक प्रो पाकिस्तान था। सबसे खास बात दोस्तों यहां पे यह है कि 6 महीने बीत जाने के बाद, जून 2022 में, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब हम जनवरी में चल रहे हैं, 6 महीने बीत गए। अब 6 महीने के बाद अगर चाइना यहां पे एक ऑब्जेक्शन प्लेस करता और एक 3 महीने का एक्सटेंशन मांगता, तो कहीं ना कहीं अब्दुल रहमान मक्की 3 महीने और तक टेररिस्ट डेजिग्नेट नहीं होता है, उसके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगते। टेररिस्ट तो ये ऑलरेडी डेजिग्नेटेड है। इंडिया और यूएसए ने अपने डोमेस्टिक पार्लेंस में अब्दुल रहमान मक्की को ऑलरेडी टेररिस्ट बोल रखा था, बस यूएनएससी की सैंक्शंस कमेटी में नहीं था, अब आ गया। क्योंकि चाइना ने ऑब्जेक्शन प्लेस किया नहीं, तो टेक्निकली अब यूएनएससी की सैंक्शंस कमेटी के अंदर अब्दुल रहमान मक्की लिस्ट हो चुका है। लेकिन चाइना यहां पे अपना ऑब्जेक्टिव भी मीट हो चुका है। चाइना का ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाए। अगर अब्दुल रहमान मक्की उस समय पे यूएनएससी सैंक्शंस कमेटी के अंदर टेररिस्ट डेजिग्नेट हो जाता, तो इंडिया को एफएटीएफ कमेटी के अंदर एक पॉइंट मिल जाता ओवरऑल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर ना निकालने का। लेकिन चाइना ने कहीं ना कहीं मदद करके एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलवा दिया पाकिस्तान को। तो इससे पता चलता है कि इंडिया की यहां पे कोई बड़ी विक्ट्री है नहीं। ये इस बात से भी मालूम पड़ता है कि जब इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बना 2 साल के लिए, उस समय पे इंडिया ने आईसिल और अल कायदा सैंक्शंस कमेटी में 5 नाम प्रपोज किया। 5 पाकिस्तानी टेररिस्ट थे। अब्दुल रहमान मक्की, फिर अब्दुल रऊफ असगर जैश ए मोहम्मद का है, ये साजिद मीर एलटी का है, लश्कर तैयबा का, साजिद महमूद ये भी एलटी का है, और ताला सईद ये भी एलटी का है। तो ये 5 नाम इंडिया ने प्रपोज किए, 5 पे टेक्निकल होल्ड मारा चाइना ने। तो
तो ये एक ट्रेंड सा बन गया है कि इंडिया के अगेंस्ट जिन जिन टेररिस्टों ने भी टेरर अटैक्स किया है उनको सैंक्शंस कमेटी में लाने से पहले चाइना रोक देता है। तो यहां पे चाइना ने ऑब्जेक्शन नहीं प्लेस किया और उसको बन जाने दिया टेररिस्ट। ये कोई इंडिया के लिए बड़ी जीत की बात नहीं। चाइना अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर चुका था, वो था FATF की ब्लैकलिस्ट से पाकिस्तान को हटाना। और ओपनली चाइना इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स में इंडिया को काउंटर करता रहता है। मतलब इंडिया की हार्ड पावर व्हेन इट कम्स टू चाइना नेग्लिजेंट है। और देखिए क्या है ना, चाइना अब ऑब्जेक्शन प्लेस नहीं करेगा। ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं प्लेस करेगा क्योंकि चाइना बहुत सारे फ्रंट्स पे ऑलरेडी प्रेशर पे है। यूएस के साथ उनके इश्यूज चल रहे हैं, ताइवान को लेके हैं, रशिया के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। तो अब एक टेररिस्ट के लिए चाइना अपनी फर्दर इमेज नहीं खराब करना चाहेगा, इसलिए उन्होंने फर्दर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। जब 1 जून 2022 की इसकी ब्लैक लिस्टिंग में चाइना ने मूव को ब्लॉक किया था, तब इंडिया ने इसको एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट कहा था। देखिए इंडिया के पॉलिसी मेकर्स भी अब चाइना के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया अपने हार्ड लाइन स्टांस में चाइना के अगेंस्ट बहुत एग्रेसिवली आगे आ रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हम चाइना की बुलिंग को अब बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी से कर रहे हैं। तो चाइना इस बात को जानता है कि आगे आने वाले समय में इंडिया उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो इस प्रकार की छोटी मोटी चीजें करके वो इंडिया को पुश बैक करने की कोशिश करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आगे भी इंडिया जिन जिन टेररिस्टों को ब्लैकलिस्ट करवाएगा, चाइना टेक्निकल रोल लगाएगा ही लगाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज UNSC 1267 कमिटी? इसको पहली बार 1999 में सेटअप किया गया था, 2011-2015 में अपडेट किया गया। सितंबर 2001 के अटैक्स के बाद इसको और स्ट्रॉन्ग किया गया। इसको दैश और अल-कायदा सैंक्शंस कमेटी बोलते हैं। इसमें सारे परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के। ठीक है, 1267 लिस्ट ऑफ टेररिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसको UNSC का स्टैंप मिला हुआ है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कंट्रीज इसको ओवरऑल टेररिस्ट मानती हैं। मतलब जो भी नाम इस लिस्ट पे आते हैं वो ऑफिशियली पूरी दुनिया के लिए टेररिस्ट है। और ये लिस्ट पाकिस्तानी नेशनल और रेजिडेंट से भरी पड़ी है। और अगर UNSC का स्टैंप लग गया आपके ऊपर, 1267 सैंक्शंस कमेटी का स्टैंप, मतलब इन टेररिस्टों का पूरी दुनिया में आना जाना मूवमेंट ब्लॉक हो जाएगा। इनके एसेट्स को फ्रीज कर दिया जाएगा, आम एम्बार्गो इनके ऊपर लगा दिए जाएंगे। तो उसके बाद इनके पास एक ही जगह बची रहने के लिए, वो है पाकिस्तानी जेल, जो इनके लिए 5 स्टार होटल से कम नहीं है। कैसे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को 1267 कमेटी में लिस्ट कराया जाता है? तो कोई भी मेंबर एक प्रपोजल सेटअप कर सकता है कि इंडिविजुअल को लेके, ग्रुप को लेके, एंटिटी को लेके। ठीक ना भाई? ओवरऑल इस इंडिविजुअल ग्रुप एंटिटी ने अपने आप को किस पर्टिकुलर टेरर अटैक में इन्वॉल्व किया, इसकी लिस्टिंग यहां पे दी जाएगी। कैसे फाइनेंसिंग की गई, प्लानिंग की गई, कैसे फैसिलिटेट किया गया। तो ये सब ओवरऑल लिस्ट करने के बाद UNSC की मेंबर कमिटीज वोट डालती हैं और ये डिसाइड करती हैं कि हाँ भाई इसको टेरर डेजिग्नेशन देना है या नहीं देना। अब जब टेक्निकल होल्ड डाला जाता है तो टेक्निकल होल्ड का मतलब यह है कि हमें थोड़ा और टाइम चाहिए। जो कंट्री भी टेक्निकल होल्ड डाल रही है, जैसे चाइना ने डाला, तो चाइना का ये कहना है कि हमें 6 महीने का और टाइम चाहिए ओवरऑल इस बात की एनालिसिस करने के लिए कि सच में टेररिस्ट वाला काम इसने किया है कि नहीं किया है। 6 महीने पूरा होने के बाद अगर वो कंट्री फर्दर ऑब्जेक्शन रखती है तो उस ऑब्जेक्शन के बेसिस पे 3 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है उस कंट्री को कि हाँ भाई 3 महीने तक और एनालिसिस करेंगे, इसको 1267 सैंक्शंस कमेटी में मत रखो। अगर ऑब्जेक्शन नहीं रखा है, मतलब आप मानते हो कि ये टेररिस्ट है, तो कहीं ना कहीं आप इसको टेररिस्ट डेजिग्नेट कर दोगे। तो ये ओवरऑल हमने यहाँ पे टॉपिक डिस्कस किया। अगला है GS पेपर 2 इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस। बैकिंग श्रीलंका, इंडिया सेंड्स फाइनेंसिंग एश्योरेंसेस टू IMF। देखिए क्या, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ एक $2.9 बिलियन का पैकेज निगोशिएट कर रहा है श्रीलंका। अब श्रीलंका और IMF के साथ प्रॉब्लम यह आ रही कि श्रीलंका के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा उधार है। तो श्रीलंका ने चाइना से, जापान से, इंडिया से, पेरिस क्लब से जो उधार लिया है, तो जो ऑलरेडी क्रेडिटर्स हैं श्रीलंका के, IMF अगर $2.9 बिलियन का लोन लेगा तो श्रीलंका के ऊपर कुछ शर्तें लगाएगा। लेकिन श्रीलंका को उन कंट्रीज की शर्तें भी माननी है जिससे ऑलरेडी वो पैसा ले चुका है, जैसे चाइना, जापान, इंडिया, पेरिस क्लब। तो ऐसे केस में जो लोग ऑलरेडी श्रीलंका को बड़े सम में पैसा दे चुके हैं, वो IMF के साथ डिस्कशन करेंगे और IMF की टर्म्स एंड कंडीशंस को सिंक्रोनाइज करेंगे और फिर एक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि हाँ भाई श्रीलंका को पैसा देना है कि नहीं देना है। अब ओवरऑल इंडिया ने रिटन तौर पे IMF को चिट्ठी लिखी है और बोला है कि ठीक है भाई, हम श्रीलंका की डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम में IMF के साथ इन्वॉल्व है। मतलब इंडिया की तरफ से जो ऑब्जेक्शन था और जो IMF की टर्म्स एंड कंडीशंस थी, वो इंडिया कहीं ना कहीं मान रहा है। यही प्रॉब्लम आ रही दोस्तों, IMF का एग्रीमेंट श्रीलंका फाइनलाइज इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि ऑलरेडी जिन कंट्रीज ने श्रीलंका को उधार दिया है उनसे NOC मिलनी जरूरी है या उनसे कोई रिटर्न एश्योरेंस मिलना जरूरी है, और ये रिटर्न एश्योरेंस चाइना जल्दी दे नहीं रहा। अभी रिसेंटली अगर आप देखो तो 19 से 20 जनवरी में हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब श्रीलंका जाएंगे।
और अभी के लिए श्रीलंकन लीडर्स एक हाई लेवल डेलीगेशन जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का है, उनके साथ ऑलरेडी श्रीलंका में बातचीत कर रहे हैं। चाइना, जापान और इंडिया, ये 3 सबसे बड़े पैसे देने वाले नेशंस हैं श्रीलंका को, और इन 3 कंट्रीज का एनओसी पक्का लगेगा आईएमएफ को, आईएमएफ वाला $3 बिलियन श्रीलंका पे आने से पहले। इनफैक्ट अगर आप देखो तो जो पेरिस क्लब के 22 वेल्दी कंट्रीज के नेशन है जिन्होंने ऑलरेडी श्रीलंका को ठीक ठाक पैसा दे रखा है, वो भी यहाँ पे नेगोशिएट कर रहे हैं। तो इंडिया ने चूंकि यहाँ पे एश्योरेंस भेज दिया आईएमएफ को, तो जल्दी ही एक्सपेक्टेड है कि जापान और चाइना भी अपने एश्योरेंसेस भेज देंगे। अब चूंकि जापान पेरिस क्लब का मेंबर है, तो जापान की तरफ से हामी मतलब पेरिस क्लब की तरफ से भी हामी हो जाएगी कि ठीक है भाई, आईएमएफ वाला लोन श्रीलंका के पास भेज दो। मतलब कुल मिला के श्रीलंका इतना ज्यादा उधार में है कि ओवरऑल आईएमएफ इसके साथ पैकेज निगोशिएट करने से पहले बाकी कंट्रीज से एनओसी लेने में इतना टाइम ले पा रहा है। ठीक है भाई। इनफैक्ट अगर आप देखो तो श्रीलंका के अंदर कुछ लोकल पॉलिटिशियंस हैं जो चाइना के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन में रिसेंटली एक प्रोमिनेंट अपोजिशन के एमपी ने ब्लेम किया चाइना के ऊपर कि चाइना के जो लीडर्स हैं वो ओवरऑल अपने उधार को जल्दी से ले ऑफ करने की बात नहीं कर रहे हैं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को बहुत ज्यादा इंटेंशनली और एग्रेसिवली परस्यू कर रहे हैं, इसलिए आईएमएफ हमें लोन नहीं दे पा रहा है। इस बात को लेकर जो यूएस एम्बेसडर थे कोलंबो में, उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में बोल दिया कि चाइना नॉट टू बी द स्पॉइलर इन श्रीलंका डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। श्रीलंका का जो भी डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस की बात हो रही थी आईएमएफ के साथ, इसमें चाइना इंटरवीन कर रहा है, चाइना अपनी टर्म्स एंड कंडीशन से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ऐसा यूएस एम्बेसडर ने बोल दिया। तो पलट के चाइनीज एम्बेसी ने रिस्पॉन्स किया कि यूएस हाइपोक्रेसी कर रहा है, 40% श्रीलंका का डेप्ट वेस्टर्न कंट्रीज से आता है। तो इस प्रकार की नोकझोंक और बातें और लड़ाइयां तो देखिए यहाँ पे चलती रहती। इंडिया की तरफ से एश्योरेंस जा चुका है आईएमएफ को, जल्दी चाइना और जापान की तरफ से भी मिल जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली आईएमएफ की $2.9 बिलियन की डील साइन हो जाएगी। अब श्रीलंका लोन वापस कैसे करेगा और कितने सालों में कर पाएगा, वो एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद श्रीलंकन लीडर्स के पास भी नहीं होगा। कल की डेट में फिर सरकार बदल जाएगी, फिर ये अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स मानने से मना कर देंगे। लेट्स सी क्या होता है। जीएस पेपर 2 सेंटर स्टेट रिलेशन एजुकेशन, अगली न्यूज, केजरीवाल टेक्स ऑन लेफ्टिनेंट गवर्नर अगेन, ही हैज फ्यूडल माइंडसेट। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली वीके सक्सेना के ऊपर इल्जाम लगाया है कि इनका फ्यूडल माइंडसेट है। कुछ ऐसे प्रपोजल्स हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार के जिनको लेफ्टिनेंट गवर्नर अप्रूव नहीं कर रहे, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली गवर्नमेंट का एक प्रपोजल है कि जो प्राइमरी टीचिंग इंचार्जेस हैं और जो एजुकेशन है SCERT के, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के, उनको दिल्ली सरकार फिनलैंड भेजना चाहती है, और फिनलैंड में जाके वो ट्रेनिंग करेंगे और उसके हिसाब से फिर दिल्ली में आके एजुकेशन को इंप्लीमेंट करेंगे। अब दिल्ली सरकार का प्रपोजल है कि आप इन टीचर्स को नाम अप्रूव कर दिया, फिनलैंड भेजो। टीचर्स और एजुकेटर्स जो फिनलैंड जा रहे होंगे, आप सोच ही सकते हो उनका इंथुजियाज्म कितना बड़ा होगा, यार फिनलैंड जाने को मिलेगा। लेकिन रोड़ा डाल दिया यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने अप्रूवल दिया नहीं। अब इस बात को लेकर दिल्ली सरकार लेड बाय सीएम अपने पार्टी एमएलए को लेकर राजनिवास तक गई और लेफ्टिनेंट गवर्नर से बोला प्रपोजल को क्लियर करो। लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रपोजल को क्लियर कर ही नहीं रहा है। तो इस बात को लेकर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं कि भैया राज्य की सरकार के लिए डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज पैरामाउंट है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ऑलरेडी डायरेक्शन दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने हिसाब से कर रहे हैं। केजरीवाल देखो क्या बोल रहा है, संविधान ने साफ साफ बोला है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट 2 बार बोल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के व्यू पॉइंट को और ऑर्डर को लेफ्टिनेंट गवर्नर बस एक मेयर ओपिनियन मानते हैं, इंप्लीमेंट होने ही नहीं दे रहे हैं। हो सकता है दोस्तों अगर ये फिनोमिना कंटिन्यू रहता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार के काम करने में रोड़ा डालते हैं, तो चांसेस है कि आम आदमी पार्टी लेफ्टिनेंट गवर्नर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन डाल दे। चूंकि यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर तो दिया है, दिल्ली गवर्नमेंट इज इंडिपेंडेंट इन इट्स लॉ मेकिंग, पुलिस, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब में डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है लेफ्टिनेंट गवर्नर की चलेगी। लेकिन बाकी प्रोजेक्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल एजुकेशन मॉडल, अब एजुकेशन मॉडल में टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजना, ये तो भाई आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में उसके आपके लो दायरे में आता है। अब इसमें भी लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी की सरकार बोली कि हमें कुछ करने नहीं दिया जा रहा। फिर जो दिल्ली असेंबली के स्पीकर हैं राम निवास गोयल साहब, इन्होंने 6 बीएमएलए को सस्पेंड कर दिया। क्यों सस्पेंड किया? अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ओवरऑल टीचर्स की ट्रेनिंग से रिलेटेड प्रपोजल को अप्रूवल दिया नहीं,
इस बात को लेके आम आदमी पार्टी के एमएलए प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट बीजेपी के एमएलए चिल्लाने लगे आम आदमी पार्टी के एमएलए के ऊपर। तो असेंबली स्पीकर रामनिवास गोयल, जो कि आम आदमी पार्टी के साथ अलाइंड है, उन्होंने बर्खास्त कर दिया बीजेपी के एमएलए को। तो आप वर्सेस बीजेपी बहुत तगड़े तरीके से हो रहा है दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब इसका क्या फाइनल वो निकलेगा वो देखेंगे बाद में। अभी यहाँ पे एक अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है जीएनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021। इसने 1991 के एक्ट के सेक्शन 21, 24, 33 और 44 को अमेंड कर दिया। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में सरकार का मतलब क्या है? सरकार का मतलब है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। हुआ ये दोस्तों कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार चुन के आई तो उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ डिस्कशन एनालिसिस करना ही छोड़ दिया और खुद से डिसीजन लेने लगे, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर रोड़ा डालते थे। इस बात को लेकर केंद्र की सरकार ने संशोधन कर दिया, किसमें? जीएनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 में। और यह बोला कि भैया दिल्ली से रिलेटेड जो कानून है उसमें जो सरकार है, सरकार का मतलब है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। इसका मतलब ये नहीं है, सरकार का मतलब नॉर्मली क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। लेकिन ओवरऑल दिल्ली के केस में लेफ्टिनेंट गवर्नर इज द गवर्नमेंट। तो टेक्निकली कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, कोई भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन, कोई भी लेजिस्लेटिव डिसीजन अब दिल्ली की सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के अप्रूवल के बिना नहीं ले सकती। तो इस बात को लेके ऑलरेडी कन्फ्रंटेशन काफी बढ़ चुका है और आगे भी बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। नेक्स्ट जीएस पेपर 3, टूरिज्म केरला टू एक्सपेंड टूरिस्ट इनटू लिटिल नोन स्पॉट्स। टूरिज्म इनटू लिटिल नोन स्पॉट्स। देखिए, प्री पैंडेमिक ईयर में जितने टूरिस्ट होस्ट किए थे केरला ने, पहले 3 क्वार्टर्स ऑफ द ईयर, इस साल की बात हो रही है, 1.33 करोड़ टूरिस्ट होस्ट कर चुका है केरला, जो कि प्री पैंडेमिक ईयर से 1.94% ज्यादा है। मतलब हमारे इस पर्टिकुलर साल के पहले 3 क्वार्टर, इस पर्टिकुलर साल कौन सी बात हो रही? 2022-23 की बात हो रही। तो 2022 के अप्रैल से लेके अब तक जनवरी तक, इनफैक्ट दिसंबर तक, अप्रैल से दिसंबर तक, जनवरी फरवरी मार्च चौथा क्वार्टर है। तो अप्रैल से दिसंबर इन 9 महीनों में ऑलरेडी केरला 1.33 टूरिस्ट होस्ट कर चुका है, प्री पैंडेमिक ईयर से 1.94% ज्यादा। केरला ओवरऑल अपनी टूरिज्म प्रोफाइल को इनहेंस कर रहा है। केरला एक ऐसी सेलिब्रेटेड इमेज को लेके चल रहा है जहां पे नेचुरल ब्यूटी इंचेंटिंग है, ओवरऑल एक्टिविटी ड्रिवन और एक्सपीरियंशियल टूरिज्म मिलता है ओवरऑल केरला के अंदर। केरला के इंटीरियर्स में कुछ अननोन और लिटिल नोन स्पॉट्स हैं जिनको और ज्यादा टूरिज्म के लिए प्रमोट किया जा रहा है केरला की सरकार के द्वारा। एक इंटरकनेक्टेड टूरिज्म हॉटस्पॉट बनाने की कोशिश है केरला को, ऐसा बोला है श्री कुमार एस ने, जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर हैं केरला टूरिज्म के। फिर केरला अपने रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को यहां पे इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन है केरला का, वो क्या करता है? वो टूरिस्ट को मौका देता है विलेज लाइफ को एक्सपीरियंस करने का, ठीक है ना। जो विलेज लाइफ है वो होस्ट कर, देखिए क्या है, अब आप गांव में जाओ, गांव में लोग रहते हैं तो बहुत सारे टूरिस्ट हैं। इनफैक्ट मुझे भी लगता है कि यार मैं जिस जगह पे भी घूमने जाऊं वहां के विलेजेस के घर में जाके रहूं, वहां पे खाना खाऊं, इस प्रकार का टूरिज्म आज की डेट में बहुत चल रहा है। तो केरला के गांव, दूर दराज के इलाकों में जो भी घर हैं, फैमिलीज हैं, वो ओवरऑल टूरिस्ट को होस्ट करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे, उनको एक लोकल एक्सपीरियंस देंगे। अब उससे उनको पैसा मिलेगा, जो टूरिज्म में पार्टिसिपेट करने लोग गए हैं उनको लोकल एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल स्टेट की जो टूरिज्म प्रोफाइल है वो बढ़ेगी, लोकल कम्युनिटीज के पास पैसा भी आएगा, विन विन चीजें होंगी, रिस्पॉन्सिबल तरीके से पूरा का पूरा मिशन इंप्लीमेंट किया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट को यहां पे होस्ट कम्युनिटीज को हेल्प करनी है इस प्रकार के टूरिज्म को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए। फिर भाई डेस्टिनेशन चैलेंज लॉन्च किया है केरला ने, मतलब केरला के अंदर और टूरिज्म हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, वहां के टूरिज्म के लेवल को एक स्टेप ऊपर करने के लिए। लोकल सेल्फ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस को यहां पे टूरिज्म डिपार्टमेंट की पार्टनर्स की तरह अडॉप्ट कर रहा है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। केरला में हाउस बोट्स, कैरावन स्टेट्स, जंगल लॉजेस, प्लांटेशन विजिट्स, होम स्टेट्स, आयुर्वेद बेस्ड वेलनेस सॉल्यूशन, कंट्री साइड वॉक्स, एडवेंचर एक्टिविटीज, ट्रैकिंग, ये सब तो देखिए यूनिक एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं विजिटर्स को। होस्ट कम्युनिटीज के साथ इन्वॉल्व करना, जो बहुत ज्यादा अननोन या फिर लीस्ट नोन डेस्टिनेशन है केरला की, उनको प्रमोट करना, ये सब किया जा रहा है केरला की सरकार के द्वारा रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के अंदर। तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन नोडल एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ केरला की, पूरे केरला स्टेट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की आइडियोलॉजीज और इनिशिएटिव्स को प्रमोट करना इसका टारगेट है। इसको 20 अक्टूबर 2017 को पिनराई विजयन, चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। केरला आरटी मिशन की बात करो तो केंद्र की सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है ना, उसने केरला के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को स्टेट नोडल एजेंसी बनाया है, ताकि केंद्र की सरकार का तो जो रूरल टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ना, वो
इंप्लीमेंट किया जा सके। मैं आपको बता दूं, केंद्र की सरकार ने बनाया है रूरल टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए केरला के अंदर केरला रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को स्टेट नोडल एजेंसी बनाया गया। तो इस होलिस्टिक अप्रोच से एक एडिशनल इनकम आएगी, बेटर लाइवलीहुड होगा फार्मर्स के लिए, ट्रेडिशनल आर्टिसंस के लिए, मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए, गांव के अंदर रहने वाले लोग एग्रीकल्चर के साथ साथ टूरिस्ट को भी होस्ट करके एक एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम बना सकते हैं। ये सब बातें यहां पे बोली जा रही। फिर अगला जीएस पेपर 3 एम्प्लॉयमेंट वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन इन हिमाचल प्रदेश क्रिएट लाइवलीहुड्स विद पाइन नीडल्स। तो देखिए क्या है, हिमाचल की प्रदेश की 12 डिस्ट्रिक्ट्स में जो 60 डिस्ट्रिक्ट की वुमेन है ना, वो पिछले 3 साल से हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बना रही हैं। और ये जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स हैं जो ओवरऑल फॉरेस्ट इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चिर पाइन, अभी जो चिर पाइन का पेड़ होता है ये अपनी लीव्स शेड करता है और ये लीव्स हाईली फ्लेमेबल होती हैं। अगर फॉरेस्ट फायर होती है ना तो ये लीव्स एक फ्यूल की तरह काम करती है। जो ड्राई लीव्स है बड़े आराम से जलती है, इनके अंदर एक ऐसा रेजिन होता है जो इनको हाईली इन्फ्लेमेबल बनाता है। तो एक केरला की वुमेन क्या करती हैं कि जो चिर पाइन की नीडल्स हैं, जो लीव्स हैं, जहां पे भी नीडल आ रहा है समझ लीजिए पत्तियों की बात हो रही, तो ये जो पत्तियां हैं इन पत्तियों को इकट्ठा करेंगे और हैंडीक्राफ्ट करके इन पत्तियों को बास्केट, पेन स्टैंड, सर्विंग ट्रेस, मिरर एजिंग, ज्वेलरी बॉक्स, इन सब में पलट देंगे। देखिए यहाँ पे आपको वुमेन ओवरऑल बॉक्सेस और हैंडीक्राफ्ट के आइटम सिलती हुई नजर आ रही हैं। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बोला जा रहा है इंप्रूवमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड। इससे क्या है, हिमाचल प्रदेश में रहने वाली लोकल वुमेन जो कि इस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, उनको पैसा मिलेगा। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश की बायोडाइवर्सिटी को भी आप कंजर्व कर पाओगे। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को चलाया गया था हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। मदद मिल रही जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की तरफ से। समझ के बात, ये जो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है ये इमर्जिंग कंट्रीज में कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करता है लोकल कम्युनिटीज की। तो जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा, एक रिवॉल्विंग फंड प्रोवाइड किया जाएगा, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, मार्केट लिंकेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे और उसके बेसिस पे ओवरऑल ग्राउंड लेवल पे ये इस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे। फॉरेस्ट के फ्लोर से पाइन नीडल्स मतलब ओवरऑल चिल पाइन की पत्तियां इकट्ठी की जाती हैं। इन पत्तियों को पानी में बॉयल किया जाता है, उसमें ग्लिसरीन डाल के, जिससे इन पत्तियों में शाइन आ जाता है। उसके बाद पत्तियों को सुखा के ओवरऑल बैठ के इस प्रकार की बास्केट्स बनाई जाती है वुमेन के द्वारा। एक पेन स्टैंड जो बनता है वो लगभग 400 रुपए का बिकता है। एक जो ब्रेड बास्केट बनती है वो 500 से 800 रुपए की बनती है। और ये जो सेमी एवरग्रीन चिर पाइन है जिसको पाइनस रॉक्स बुर्गी भी बोलते हो, उसके लीव से बनाई जाती है। अगर आप चिर पाइन की बात करो दोस्तों तो 5 स्पेशीज मिलती है चिर पाइन की, जिसमें से ये जो पाइन ट्री है इसकी 5 स्पेशीज हैं, जिसमें एक स्पेशी है सेमी एवरग्रीन चिर पाइन जो कि बड़े स्केल में हिमाचल प्रदेश के अंदर पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश की अगर आप टोटल एरिया की बात करो जहां पे ये चिर पाइन पेड़ पाया जाता है तो वो है 1,23,885 हेक्टेयर्स। और 1 हेक्टेयर का इलाका एक साल में 1.2 टन चिर पाइन की पत्तियों को शट डाउन करता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये पत्तियां अगर अनट्रीटेड रहती हैं, वहीं पड़ी रहती हैं और कल की डेट में कोई फॉरेस्ट फायर शुरू हो जाती है तो भैया फॉरेस्ट फायर के लिए फ्यूल की तरह ये काम करेंगे, क्योंकि हाईली इन्फ्लेमेबल होती हैं। इसीलिए इन पत्तियों को इकट्ठा करो, इन वुमेन्स को दे दो और ये वुमेन उसको प्रोडक्ट्स बना के बेच देंगी। बिलासपुर, शिमला, मंडी, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति यहाँ पे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जा रहा है। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए हैं जो कि ओवरऑल अपने प्रोडक्ट्स को फेयर्स और एग्जीबिशन से बेचते हैं। ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है इसका एक ग्रुप मेंबर 10,000 से 50,000 रुपए प्रति महीने कमा लेता है। प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली है, हैंडमेड है, मेहनत पड़ती है, लेकिन उस मेहनत का पैसा भी इन लेडीज को ठीक ठाक मिल जाता है। और इससे फॉरेस्ट फायर को फैलाने वाला एक बहुत बड़ा फ्यूल ये चिर पाइन नीडल, ये पत्तियां, ये भी यहां पे न्यूट्रलाइज हो जाता है, एक यूजेबल आइटम में बदल दिया जाता है। ठीक है भाई। फिर अगली न्यूज, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। कंटेंट टर्म्ड फेक बाय पीआईबी फैक्ट चेक मस्ट बी टेकन डाउन, सजेस्ट प्रपोज चेंजेस टू आईटी रूल्स। तो भैया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बोला है कि हम जल्दी ही ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 बदलेंगे। और इसको अमेंड करने के बाद जो रूल इसमें इंप्लीमेंट किया जाएगा या इंक्लूड किया जाएगा, रूल 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी 5, इसके अंदर क्या बोला जाएगा कि प्लेटफॉर्म शैल बी मेड रीजनेबल एफर्ट्स to cause the user of its computer resources not to post content that is identified as fake or false by the fact check unit of the Press Information Bureau of the Ministry of Information Broadcasting or any other agency authorized by the central government for fact checking.
तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो नाम के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फैक्ट चेकिंग यूनिट है। अगर फैक्ट चेकिंग यूनिट आइडेंटिफाई करती है कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई फॉल्स कंटेंट सर्कुलेट कर रहा है तो उस फॉल्स कंटेंट को हटाया जाएगा और ये मैंडेटरी होगा आईटी रूल्स 2021 के अंदर। तो प्रेस इंफॉर्मेशन की ब्यूरो की फैक्ट चेकिंग यूनिट या कोई भी और फैक्ट चेकिंग यूनिट जिसको केंद्र की सरकार के द्वारा डेजिग्नेट किया गया है, ओवरऑल अगर वो बोलती है कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई फेक न्यूज सर्कुलेट हो रही है तो उस फेक न्यूज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हटाना ही पड़ेगा। अब इसके पैरेलल ही केंद्र की सरकार यहां पे वेजरिंग प्लेटफॉर्म्स का कैसे रेगुलेशन हो रहा है इसके ऊपर भी एक ड्राफ्ट बना रही है। वेजरिंग आप समझते हो ना, जैसे रमी ऑनलाइन हो गया, पोकर हो गया, इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स जहां पे पैसा लगा के ओवरऑल आप कह लो एक प्रकार का आप कह सकते हो कि गैम्बलिंग हो रही है। अब टेक्निकली वो गैम्बलिंग नहीं बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये गेम ऑफ स्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें गेम ऑफ चांस वाली बात होती है। तो एक तरफ तो वेजरिंग प्लेटफॉर्म्स के रेगुलेशन की बात की जा रही है, जहां पे जो इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बातचीत की जा रही है। उसके साथ साथ यहां पे आईटी रूल्स को अमेंड करके पीआईबी की फैक्ट चेकिंग यूनिट के द्वारा आईटी रूल्स 2021 के अंदर अमेंडमेंट भी यहां पे किया जा रहा है। तो कुल मिला के ओवरऑल इस पर्टिकुलर न्यूज से रिलेटेड काफी क्रिटिसिज्म और काफी आप कह लो पॉलिटिकल बैकलैश निकल के आने वाला, चूंकि एक तरफ पे तो सरकार को आप एक्स्ट्रा ताकत दे रहे हो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो सरकार की एजेंसी है और इसकी फैक्ट चेकिंग यूनिट ओवरऑल यहां पे एम्पावर की जा रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर से कोई भी फैक्ट हटवा सकती है। दूसरा, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वेजरिंग प्लेटफॉर्म्स को भी केंद्र की सरकार रेगुलेट कर रही है। अगर वेजरिंग प्लेटफॉर्म्स को अलाउ किया जाता है तो एक भारी क्रिटिसिज्म केंद्र की सरकार को झेलना पड़ सकता है, स्पेशली इन व्यू ऑफ द फैक्ट कि आईटी रूल्स 2021 के अंदर एक ऐसा अमेंडमेंट किया जा रहा है जो सरकार को और ताकतवर बनाना है। फिर अगला जीएस पेपर 3, सिक्योरिटी फोर्सेज एंड देयर मैंडेट। तो भैया सीआरपीएफ ज्वाइन किया है 400 ट्राइबल यूथ ने। ये ट्राइबल यूथ हैं 3 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स के। कौन कौन सी 3 डिस्ट्रिक्ट्स के हैं ये? तो सुकमा, बीजापुर, दांतेवाड़ा। तो सुकमा, बीजापुर, दांतेवाड़ा से ओवरऑल अगर आप कह लो तो 400 ट्राइबल यूथ को आइडेंटिफाई किया गया। इनकी बेसिक सीआरपीएफ ट्रेनिंग शुरू की जाएगी मार्च में। ठीक है, मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से रिक्रूटमेंट बढ़ाया जा रहा है। ये लोग जो कि कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम से दूर रह रहे हैं, इनको भारतीय सरकार के अपरेटस के अंदर लाया जा रहा है। इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी अगर आप देखो मार्च 2023 में। इस प्रपोजल को अप्रूव किया गया था 1 जून 2022 को। वैसे देखा जाए तो टेक्निकली सीआरपीएफ में कांस्टेबल की भर्ती के लिए 10वीं का एग्जाम पास करना जरूरी है, लेकिन यहां पे रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा रिलैक्स किया गया है। अगर आपने 10वीं का एग्जाम पास नहीं किया, 8वीं तक का भी एग्जाम अगर आपने पास किया है तो भी ओवरऑल इस स्कीम के अंदर आप एनरोल कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल सीआरपीएफ के अंदर आपकी जो सर्विस है वो तब तक रेगुलराइज नहीं होगी जब तक आप 10वीं पास नहीं कर लेते। और 10वीं पास करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से आप पढ़ाई भी कर सकते हो। ये भी यहां पर अरेंजमेंट किया जा रहा है सीआरपीएफ के द्वारा। तो ये जो पोस्ट निकाली गई थी सीआरपीएफ के अंदर वो थी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की पोस्ट। हालांकि इस पोस्ट के अंदर कौन कौन से बच्चों को यहां पे फाइनलाइज किया गया है, कौन कौन यहां पे रिक्रूट हुआ है, उनके नाम थोड़े सीक्रेट रखे गए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मॉइस्ट कैडर्स हैं उन्होंने इनके फैमिली मेंबर्स को धमकी दी थी कि अगर तुम्हारे बच्चे सीआरपीएफ में एनरोल होते हैं तो हम तुमको खतरा पहुंचाएंगे, तुम्हें मार देंगे। इसलिए केंद्र की सरकार ने इन ट्राइबल यूथ्स के नाम को सीक्रेट रखा है, ठीक है ना, ताकि मॉइस्ट तक खबर ना पहुंचे, इनके घर वालों को थोड़ा खतरा ना हो। ऐसा नहीं कि केंद्र की सरकार पहली बार ऐसा कर रही है। 2016 में सीआरपीएफ ने बस्तरिया बटालियन रेस की थी, जहां पे 744 शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कैंडिडेट को बीजापुर, दांतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा डिस्ट्रिक्ट से आइडेंटिफाई किया गया था। हालांकि इंटीरियर लोकेशंस के बहुत सारे यूथ ज्वाइन नहीं कर पाए थे, क्योंकि यहाँ पे एक बेसिक मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है, कक्षा 10 तक आपकी पढ़ाई हुई हो, वो फुलफिल नहीं हो रही। तो इस बार बेसिक रिक्वायरमेंट को कक्षा 10 से कक्षा 8 कर दिया गया। लेकिन कक्षा 8 में अगर आप एनरोल हो भी जाते हो तो जब तक आप कक्षा 10 क्लियर नहीं करोगे तब तक ओवरऑल आपकी सर्विस को परमानेंट नहीं किया जाएगा, रेगुलराइज नहीं किया जाएगा। सीआरपीएफ की बात करें तो इट इज वन ऑफ द प्रीमियर सेंट्रलाइज्ड आर्म्ड पुलिस फोर्सेज ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है। इसको बनाया गया था 1939 में एज क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ओल्डेस्ट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया के अंदर। 28 दिसंबर 1949 को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसको बना दिया गया बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसकी मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेंटेन रूल ऑफ लॉ, पब्लिक ऑर्डर एंड इंटरनल सिक्योरिटी, प्रमोट नेशनल इंटीग्रिटी, प्रमोट सोशल हार्मनी एंड डेवलपमेंट बाय अपहोल्डिंग सुप्रीमेसी ऑफ आवर संविधान बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब बोला जा रहा है यहाँ पे। इस पर्टिकुलर एजेंसी ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया था प्रिंसली स्टेट्स के एमलगमेशन के समय पे। जो रेबेलियस प्रिंसली स्टेट थे जैसे जूनागढ़,
गुजरात में काठियावाड़, जो कि इंडिया के साथ नहीं मिल रहे थे, उनको इंडिया के साथ मिलाने में इस पर्टिकुलर फोर्स ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया था। फिर भाई एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव, यहां पे क्या बात की जा रही है? तो देखिए यहां पे बात की जा रही है, दो चीजें होती हैं, एक तो होती है पैसिव यूथेनेसिया, एक होता है एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव। पैसिव यूथेनेसिया आपको पता है कि भाई धीरे धीरे करके इंसान को मौत दे दी, रीजन बीइंग कि उसकी मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव क्या होता है? तो देखिए ये कंसेप्ट है, पूरी दुनिया में अप्लाई होता है, यूएस में तो एक्चुअली ये लीगल है। एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव में होता ये है कि एक इंडिविजुअल जिसको पता है कि उसकी बीमारी इतनी बड़ी है कि वो क्योर नहीं हो सकता, तो वो क्या करेगा कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम बता देगा कि मेरे साथ मेरी मेडिकल ट्रीटमेंट में आप क्या करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक इंडिविजुअल है, उसको कोई मेडिकल कंडीशन है, तो उसने एक एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव दे दिया कि ट्रीटमेंट के समय पे जब वो बेहोश होगा या कोमा में होगा या मान लो अपनी वेजिटेटिव स्टेट के चलते वो डॉक्टर्स के साथ पूरे दिमाग से इंगेज नहीं कर पा रहा है, तो उसने पहले ही एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव दे रखा है कि हाँ भाई मेरे ट्रीटमेंट के समय पे ऐसा ऐसा करना। अब ये एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव यूएस में लीगल है, दुनिया भर में बहुत सी जगहों पे इसकी आप कह लो लीगैलिटी के स्टेटस पे क्वेश्चन उठ रहे हैं, इंडिया के अंदर खुद क्वेश्चन उठ रहे हैं। अब यहां पे जस्टिस के.एम. जोसेफ साहब देखिए क्या बोल रहे हैं, डज अ कोमा ऑलवेज प्रीसीड अ फुल डेथ, डज अ कोमाटोस कंडीशन लीड टू डेथ, एवरी पर्सन हैज अ राइट टू से आई डोंट वांट ट्रीटमेंट। अब क्या है देखिए के.एम. जोसेफ साहब आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप ये सुनोगे तो आपको पता चलेगा। किसी को ये पता नहीं कि उसकी मौत कब आने वाली। अगर मान लो कोई इंडिविजुअल कोमा में है तो क्या मर गया, क्या वो कभी उठेगा नहीं? ऐसी कोई गारंटी नहीं। स्टीफन हॉकिंस फॉर्मूला 1 रेस कार ड्राइवर माइकल शूमाकर, उनका एक स्कीइंग एक्सीडेंट हो गया तो अभी कोमा में है बहुत सालों से, लेकिन कभी भी जग सकते हैं भाई, जिंदा हो सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग, उनको एक बड़ी प्रॉब्लम थी एमाइट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, लेकिन तब भी वो 76 साल तक जिए। तो ओवरऑल अगर आपको कोई बीमारी है तो इस बीमारी का मतलब ये नहीं है कि आप मर ही जाओगे, हो सकता है आपकी बीमारी ठीक हो जाए। कई बार क्या होता है कि जो माइंड की पावर होती है वो आपकी बॉडी की प्रॉब्लम्स को ओवरटेक कर लेती है और आपको लंबा जिया देती है। तो इस कंटेक्स्ट में जब भी एडवांस्ड मेडिकल डायरेक्टिव का आप कह लो इन्वॉल्वमेंट आ जाता है तो डॉक्टर्स के ऊपर एक एडिशनल बर्डन आ जाएगा। क्योंकि होता क्या है, एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव के अंदर या तो वो इंसान खुद लिख के गया है कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा करना मेरे ट्रीटमेंट के समय पे, या वो किसी और को अथॉरिटी देके गया कि मेरे बिहाफ पे ये डिसीजन लेगा। अब डॉक्टर क्या है, यहाँ पे लीगल चैलेंजेस में आ जाते हैं। डॉक्टर के सामने एक डॉक्यूमेंट है कि हाँ भाई इसने एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव साइन किया है। अब जब वो पेशेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, कोमा में है, या अपने लिए डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो उस समय पे डिसीजन डॉक्टर को लेना है। अब डॉक्टर डिसाइड करेगा कि हाँ भाई ये इंसान जिएगा या मरेगा। अब ऐसे केसेस में दो सिचुएशन उठती हैं। एक तरफ डॉक्टर बोल रहा है कि हाँ भाई ये इंसान जिएगा, लेकिन वो इतना दर्द में है कि उसके फैमिली मेंबर्स बोल रहे हैं कि भाई हमें से इनकी हालत नहीं देखी जा रही है, आप इनकी जिंदगी खत्म ही कर दो। दूसरा एक केस ये होता है कि डॉक्टर ये बोल देता है कि नहीं भाई अब ये नहीं जी सकता, लेकिन फैमिली मेंबर्स वाले एफर्ट मार रहे हैं। तो उस केस में अगर कोई भी मेडिकल डिसीजन गलत पड़ जाता है तो जो फैमिलीज है ना वो डॉक्टर से दुश्मनी मोल लेती हैं और डॉक्टर्स के अगेंस्ट अटैक कंडक्ट करवाने लगती हैं। तो ये सब चीजें ओवरऑल है जो मेडिकल प्रोफेशनल्स के ऊपर रिसेंटली अटैक्स हो रहे हैं बाय डिसग्रंटल्ड फैमिलीज ऑफ पेशेंट्स, ये आज की डेट में बड़ा इशू बन गया। तो ऐसे केस में ओवरऑल क्या पैरामीटर सेट किया जाए, इस बात को लेकर बहस चल रही। कोई भी पैरामीटर भी सेट हुआ नहीं है। जस्टिस के.एम. जोसेफ साहब एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव की यूटिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं कि कैसे आप एक एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव को पूरी तरीके से सही मान सकते हो, क्योंकि वो पेशेंट जो अपना इलाज करा रहा है आज वेजिटेटिव स्टेट में है, आज की डेट में कंडीशन बदल चुकी है, आगे वो ठीक होगा नहीं होगा पता नहीं है, तो पहले के लिखे डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप डिसीजन कैसे ले सकते हो। कुछ इस प्रकार की बात यहाँ पे की जा रही है। माइंड ओवर बॉडी का कंसेप्ट आ सकता है यहाँ पे। एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव नैरोलीम में प्रपोज हुआ था। आज की डेट में उस इंसान की हालत क्या है, कल क्या होगी। आप एक डॉक्टर के ऊपर एक्सेसिव प्रेशर डाल रहे हो, एक्सेसिव लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हो। आज की डेट में मान लो कोई एक इंडिविजुअल पूरे होश में है और पूरे होश में वो बोलता है कि ठीक है भाई मुझे पेन नहीं चाहिए, मैं मौत एक्सेप्ट करता हूँ, तो ऐसे केसेस में आप उसके डिसीजन को ऑनर कर सकते हो। लेकिन आज की डेट में वो वेजिटेटिव स्टेट में है, वो डिसीजन ले नहीं पा रहा, उसके बिहाफ पे फैमिली कुछ और बोल रही है, डॉक्टर कुछ और बोल रहा है, तो इस केस में एडवांस मेडिकल डायरेक्टर की क्या लीगल वैलिडिटी होगी, इन सब बातों को लेके सुप्रीम कोर्ट में इस समय पे बहस जारी है। और ये सारे पॉइंट्स निकल के आए हैं, फाइनल डिसीजन अभी इसमें कुछ भी नहीं आया। ठीक है भाई, तो लेट्स सी इसमें क्या होता है। फिर इंडिया प्लान कर रहा है बफर इन प्रपोज्ड अरुणाचल प्रदेश टू ऑफसेट चाइना थ्रेट। देखिए क्या है, चाइना ने मेडोग तिब्बत में 60,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनाने की बात की है। किसके ऊपर? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर इंडिया प्लान कर रहा है कि 11,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनाएंगे। 11,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट इंडिया कहां बनाएगा? अरुणाचल प्रदेश की अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में।
अब ये जो 60,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट बन रहा है मैडॉक में, इससे पानी का फ्लो इंडिया के अंदर बहुत कम हो सकता है। दो चीजें हो सकती हैं, एक तो इतना एक्सेसिव पानी ये प्रोजेक्ट चाइना वाला इस्तेमाल कर ले कि इंडिया के पास पानी पहुंचे ही नहीं। दूसरा, ओवरऑल पानी के स्टोर करके चाइना अगर एकदम से रिलीज कर देता है तो वो इंडिया के अंदर फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। हालांकि चाइना लगातार ये बोल रहा है कि सारे प्रोजेक्ट्स रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट हैं, तो इंडिया के अंदर पानी के फ्लो के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। और अगर आप देखो इंडिया के अंदर ये जो 11,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनता है तो बफर स्टोरेज बनेगा 9 बिलियन क्यूबिक मीटर्स का, और ये 9 बिलियन क्यूबिक मीटर्स का प्रॉब्लम लीगल प्रॉब्लम्स इनिशिएट कर सकता है बांग्लादेश के साथ, क्योंकि यही पानी ओवरऑल बह के बांग्लादेश में जाता है। तो कल की डेट में बांग्लादेश वाले बोल सकते हैं कि यार इंडिया अपनी तरफ पानी इस्तेमाल कर रहा है। यारलुंग जांगपो जो कि ब्रह्मपुत्र है 2880 किलोमीटर लंबी रिवर है, 1700 किलोमीटर तिब्बत में बहती है, 920 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश आसाम में, 260 किलोमीटर बांग्लादेश में। इंडिया के 30% फ्रेश वाटर रिसोर्सेज और 40% हाइड्रो पावर पोटेंशियल ये आता है ब्रह्मपुत्र से। तो ब्रह्मपुत्र के अंदर ये जो 11,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है कल की डेट में कोई लीगल प्रॉब्लम्स तो इनिशिएट नहीं करेगा। तो इस कंटेक्स्ट में एंड में ऑथर यहां पे यही बोल रहा है कि भाई चाइना, बांग्लादेश और इंडिया को यहां पे बैठना चाहिए, एक इंटरनेशनल सिंक्रोनाइजेशन बनाना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र के पानी को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए, ताकि कल की डेट में कोई लीगल चैलेंजेस ना उठे। आज की डेट में चाइना कोई लीगल चैलेंज, देखिए आज की डेट में इंडिया चाइना के ओवरऑल इस 60,000 मेगावाट प्रोजेक्ट के अगेंस्ट कोई लीगल चैलेंज नहीं चला रहा है। कल की डेट में बांग्लादेश इंडिया के अगेंस्ट कोई लीगल चैलेंज चलाएगा 11,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट को लेकर, ये हमें पता नहीं है। बेटर ये रहेगा कि इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को प्लान करने से पहले तीनों कंट्रीज आपस में बैठ के बातचीत कर लें, बट बातचीत एज सच कुछ हो नहीं रही है यहाँ पे। ठीक है, इंडिया में देखा जाए तो 11,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट है। इनफैक्ट इंडिया का सबसे बिगेस्ट प्रोजेक्ट प्लांट है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है 2,000 मेगावाट का सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि इसको अभी कमीशन किया गया है, इसको बनाना शुरू किया गया है। ठीक है ना, इसमें एक 60 मीटर लंबा डैम बनेगा, 1365 मिलियन क्यूबिक मीटर से उसकी कैपेसिटी होगी। और भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स प्लांट है इंडिया के अंदर 2,880 मेगावाट के, 6,500 मेगावाट के। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर प्लान है वो है 11,000 मेगावाट का अरुणाचल प्रदेश की अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के ऊपर ही बनेगा। और मोस्ट प्रॉब्ली उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके काफी बवाल होने वाला, क्योंकि बांग्लादेश भी उसको अपोज करेगा और जो लोकल अरुणाचल में रहने वाले लोग हैं वो भी उसको अपोज करेंगे, ये बोल के कि भाई तुम हमारी जमीन ले रहे हो, गांव डूब जाएंगे वगैरह वगैरह। अगली न्यूज पे आ जाते हैं। 2022 में चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी, एक्चुअली कर चुकी है, 8.5 लाख से कम हो गई चाइना की पॉपुलेशन 2022 में। अगर आप देखो तो 2022 में 9.56 मिलियन बच्चे जन्मे चाइना में, 95,60,000 के लगभग, जो कि 2021 से 10% कम था। और लगभग 10.41 मिलियन लोगों की मौत हुई है। मतलब आप कह लो कि 1,41,000 या 1,04,00,000 के लगभग लोगों की मौत हुई है चाइना के अंदर। तो मौतें 1,04,00,000 हुई हैं, जन्म आप कह लो 95 लाख लोगों का हुआ है। तो चाइना की आबादी डिक्लाइन कर गई समवेयर 8.5 लाख। अगर आप देखो तो ये जो पॉपुलेशन ड्रॉप हुआ है चाइना के अंदर, ये आप कह सकते हो 6 डेकेड्स पहले हुआ था, जब ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन आया था माओ जेडोंग का। उस समय पे चाइना की सरकार की गलत पॉलिसीज के चलते पॉपुलेशन ड्रॉप हुई थी, लोग बड़े तादाद में मरे थे। आज की डेट में चाइना के अंदर जो फैमिली है उनकी सोशल वैल्यू कुछ ऐसी हो गई, उनका ये मानना है कि कम बच्चे पैदा करो, हेल्थ केयर, हाउसिंग और एजुकेशन के कॉस्ट बढ़ रहे हैं, तो फाइनेंशियल रीजंस के चलते चाइना के अंदर और फैमिलीज कम बच्चा पैदा करना चाहती है, वो ज्यादा बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते। तो एक प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखो तो चाइना की सरकार ने बहुत दिन तक बर्थ रेट को दबाने के लिए 1 चाइल्ड पॉलिसी रखी। फिर अगर आप देखो तो 2021 में सरकार ने 3 चाइल्ड तक अलाउ कर दिए। पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी को 2 चाइल्ड पॉलिसी किया, फिर 3 बच्चे तक अलाउ करने की परमिशन दे दी। लेकिन अब चाइना के लोगों को आदत पड़ चुकी है एक ही बच्चे की, वो ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहते नहीं। रीजन मीन उसमें खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, हेल्थ केयर कॉस्ट, हाउसिंग वो उठाना चाहते नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी ज्यादा इंटरफेरेंस चाहते नहीं। इनफैक्ट फैमिलियल वैल्यूज, सोसाइटल वैल्यूज ही चाइना के अंदर लोगों की बदल गई, जिसके चलते वो ज्यादा बच्चा पैदा कर ही नहीं रहे। तो ये था भाई आज का करंट अफेयर्स डिस्कशन। एक करंट अफेयर्स की न्यूज और है जो कि मैं आपको यहां बता देता हूं, बीच में छूट गई थी, वो है, मैंने सोचा था अलग से कवर करूंगा बट यहीं कवर कर देता हूं। फाइनल फिनिश कलेक्शन ऑफ स्टेट व्यूज ऑन आइडेंटिफाइंग माइनॉरिटीज SC2 स्टेट। देखिए क्या 1993 का एक नोटिफिकेशन है केंद्र की सरकार का, और केंद्र की सरकार को यह नोटिफिकेशन रिलीज करने की ताकत कहां से मिली? ये इनको रिलीज करने की ताकत मिली है अंडर सेक्शन 2C ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992।
देखिए, अगर आप बात करो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004 इसका सेक्शन 2F और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 इसका सेक्शन 2C, इन सेक्शंस के तहत इंडिया के अंदर माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन है, ठीक है ना, ये डिसाइड करने की ताकत केंद्र की सरकार के पास। अब यहां पे कुछ पेटिशनर्स पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ये बोल रहे हैं कि ये डिसाइड करने की ताकत केंद्र की सरकार के पास नहीं होनी चाहिए, राज्य की सरकार के पास होनी चाहिए। और ये पेटिशनर्स अपनी पेटिशन फाइल कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट ऑफ TMA पाई फाउंडेशन केस ऑफ 2002 एंड बाल पाटिल वर्डिक्ट ऑफ 2005। इनफैक्ट TMA पाई फाउंडेशन केस में 11 जजों की बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला था कि माइनॉरिटी, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी है, अगर वो आपको पता करनी है तो वो स्टेट वाइज डेजिग्नेट होनी चाहिए, ना कि कंट्री एज अ होल। आज की डेट में इंडिया के अंदर माइनॉरिटी आप कैसे डेजिग्नेट करते हो? कंट्री एज अ होल। तो पूरे देश में 75 से लेकर 80% हिंदुओं की आबादी है, 13 से 15% मुस्लिमों की आबादी है, तो इससे क्या पता चला कि हाँ भाई मुस्लिम्स माइनॉरिटी में। लेकिन जब आप पहुंच जाते हो जम्मू एंड कश्मीर जैसे राज्य में, जब आप पहुंच जाते हो लक्षद्वीप जैसी यूनियन टेरिटरी में, वहां पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में आ जाते हैं, हिंदूज माइनॉरिटी में हो जाते हैं, बाकी माइनॉरिटी में हो जाते हैं। तो भाई TMA पाई फाउंडेशन केस में ये बोला गया कि माइनॉरिटी चाहे वो लिंग्विस्टिक हो चाहे वो रिलीजियस हो, वो स्टेट बेसिस पे आइडेंटिफाई होनी चाहिए। इसी TMA पाई फाउंडेशन के लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए कुछ पेटिशनर्स पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में बोला कि सर ये जो सेक्शन 2F है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एजुकेशनल एक्ट 2004 और ये जो सेक्शन 2C है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992, ये गलत है। यहां पे ताकत केंद्र की सरकार को दी गई है माइनॉरिटीज आइडेंटिफाई करने की, जबकि ये ताकत किसके पास होनी चाहिए? राज्य की सरकार के पास होनी चाहिए। अब इस बात के लेके जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, जस्टिस संजय किशन कौल साहब, वो केंद्र की सरकार से बोल रहे हैं कि भाई J&K को भी तुम ही एडमिनिस्टर कर रहे हो, लक्षद्वीप को भी तुम ही एडमिनिस्टर कर रहे हो, तो तुम कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अब देखिए, केंद्र की सरकार अगर ये नियम, अभी आपको पता है केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सरकार को बहुत हद तक राइट विंग हिंदू आइडियोलॉजी को फैलाने वाला बोला जाता है, तो इस समय पे सरकार ये डिसीजन ले लेती है कि माइनॉरिटी स्टेट वाइज आइडेंटिफाई होंगी, तो अच्छा खासा बवाल मच जाएगा, फिर से केंद्र की सरकार का क्रिटिसिज्म होगा। इसलिए केंद्र की सरकार यहां पे जल्दी कोई डिसीजन ले ही नहीं रही है। केंद्र की सरकार बोल रही है कि भैया हमने सारे स्टेटों को रेफरेंस दे दिया है और हम उन स्टेटों से पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है, बताइए क्या आप चाहते हो कि माइनॉरिटीज कंट्री वाइड डिसाइड हो या स्टेट वाइज डिसाइड हो? अब इसमें अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग व्यू पॉइंट दिए, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि माइनॉरिटीज ओवरऑल कंट्री वाइज डिसाइड होनी चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं स्टेट वाइड डिसाइड होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स यहां पे बोल रहे हैं कि भाई माइनॉरिटीज स्टेट लेवल पे आइडेंटिफाई होनी चाहिए। बीजेपी रूल आसाम और उत्तराखंड बोल रहा है कि नहीं भाई माइनॉरिटीज कंट्री लेवल पे आइडेंटिफाई होनी चाहिए। 24 स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज ने मिक्स्ड रिस्पांस दिए हैं, 6 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अब तक कोई रिस्पांस आए नहीं है। तो भाई अगर आप देखो तो जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना, ये 6 से एडमिनिस्ट्रेशन है जब तक जिन्होंने अब तक ये रिस्पांस दिया ही नहीं है कि माइनॉरिटीज कंट्री वाइज आइडेंटिफाई होने चाहिए या स्टेट वाइज। इनफैक्ट अटॉर्नी जनरल वेंकट रमानी साहब का बोलना है कि राजस्थान, झारखंड और तेलंगाना ये तो मेजर स्टेट्स हैं, इनके रिस्पांस को रिकॉर्ड करना जरूरी है, उसके बाद ही हम एक होलिस्टिक स्टेप ये ले पाएंगे कि भाई माइनॉरिटी स्टेट वाइज आइडेंटिफाई होंगी या कंट्री वाइज। क्योंकि देखिए अगर लक्षद्वीप और जम्मू एंड कश्मीर में हिंदूज माइनॉरिटी में, सिक्स माइनॉरिटी में, और इनको माइनॉरिटी दर्जा मिल जाता है तो माइनॉरिटी की सारी स्कीम्स के बेनिफिट भी उनको मिल जाएंगे, तो फिर वहां पे फिर लोकल पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। 1993 के केंद्र की सरकार के नोटिफिकेशन के हिसाब से इंडिया में माइनॉरिटीज है मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, पारसीज। बाद में 2014 में जैन्स को भी माइनॉरिटीज में जोड़ दिया गया था। हालांकि अगर आप देखो तो जो 3 जज बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की बाल पाटिल केस में, उसने बोला था कि भाई जैन को आप माइनॉरिटी स्टेटस मत दो, लेकिन फिर भी यहां पे जैन्स को माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया। बाल पाल वर्डिक्ट 2005 का है। तो ये जो पर्टिकुलर मुद्दा है काफी ट्रिकी मुद्दा है। इस मुद्दे में फाइनली मतलब ये आपका केंद्र की सरकार क्या डिसीजन लेती है, या सुप्रीम कोर्ट केंद्र की सरकार को स्किप करके खुद डिसीजन ले लेगी, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट अभी के लिए केंद्र की सरकार से पूछ रहा है बताओ माइनॉरिटी स्टेट वाइज या सेंटर वाइज। केंद्र की सरकार बोल रही है कि 6 स्टेट्स का रिस्पांस आना बाकी, उसके बाद हम कुछ बता पाएंगे। अब लेट्स सी फाइनली यहां पे सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देती है। ठीक है भाई, तो भाई करंट अफेयर्स ही आज की डेट में बहुत बड़ा हो गया, 50 मिनट का हो गया। अब आ जाते हैं एडिटोरियल पे। पहला आर्टिकल, द इलॉजिकल रिजेक्शन ऑफ द आइडिया ऑफ साउथ एशिया। भाई रिसेंटली अगर आप देखो तो वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी कंडक्ट की गई एयर पॉल्यूशन के ऊपर।
और इसमें बोला गया कि भाई जो 2 मिलियन लोग हैं, 20 लाख लोग प्री मेच्योरली साउथ एशिया में मर रहे हैं हर साल। क्यों? पार्टिकुलेट पॉल्यूशन की जो लेवल्स हैं वो दुनिया में वर्ल्ड टॉप वर्स्ट है। आप समझ लो कि 9 साउथ एशियन सिटीज दुनिया की 10 वर्स्ट अफेक्टेड पॉल्यूशन साउथ एशियन सिटीज में टॉप पे है। जो इल इफेक्ट्स हैं पॉल्यूशन के सबको पता है। जो प्रिस्टीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है आपकी साउथ एशिया की, वहां पे एयर पॉल्यूशन ने सारा रायता फैला रखा। इनफैक्ट भूटान में एक स्टडी कंडक्ट की गई और ये पता चला कि जो एवरेज PM 2.5 कंसंट्रेशन है 2018 से लेकर 2020 तक, वो WHO की प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के 3 गुना है, जबकि भूटान ऐसा कोई एमिशन करता भी नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान से जो एमिशंस होते हैं पॉल्यूटेंट के, वो पहुंच जाते हैं नेपाल तक। पिछले हफ्ते मालदीव्स की मीटरोलॉजिकल सर्विस ने बोला कि मालदीव्स के अंदर 60% विजिबिलिटी घट चुकी है स्मॉग के चलते, और ये स्मॉग हिमालयन फुटहिल से जो विंड्स आ रही है उसकी वजह से निकल के आ रहा है। तो वो रीजन जैसे कि एशियान हो गया, यूरोपियन एल्पाइन नेशंस हो गया, चाइना हो गया, जिन्होंने अपने पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, और साउथ एशिया जो कि नहीं सॉल्व कर पा रहा। फर्क क्या है? फर्क ये है कि साउथ एशिया के अंदर आने वाली कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये आपस में एक दूसरे के साथ पॉल्यूशन के आइडिया को लेके इंगेज ही नहीं कर पा रही। ये पूरा का पूरा रीजन 6 एयर शेड से बना है, और इन 6 एयर शेड्स के पॉल्यूशन को तब तक रिजॉल्व नहीं किया जा सकता जब तक ये सारी कंट्रीज आपस में मिलके इस चीज के ऊपर डिस्कशन नहीं करती, बातचीत नहीं करती, और ऐसी कोई बातचीत हो ही नहीं रही है। तो जब तक साउथ एशिया अपने आप को एक ज्योग्राफिकल यूनिट समझ के डिसीजन नहीं लेगा, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। और खास बात दोस्तों ये है कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसके जो नेशंस हैं वो G77 डेवलपिंग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और G77 डेवलपिंग कंट्रीज के बिहाफ पे पाकिस्तान ने अभी शर्म अल शेख इजिप्ट में जो COP27 हुआ था, व्यू पॉइंट को रिप्रेजेंट किया था। तो जब G77 कंट्रीज के बिहाफ पे पाकिस्तान COP27 में G77 कंट्रीज के आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सार्क में ये लोग क्यों आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे हैं? और उसके सबसे बड़ी वजह है इंडिया और पाकिस्तान के बीच का बवाल। अगर आप देखो तो आज की डेट में सार्क के मैकेनिज्म के अंदर ना ट्रेड की बातचीत हो रही है, ना कनेक्टिविटी की बातचीत हो रही है। जियोपॉलिटिकल चैलेंज इतना बड़ा चैलेंज लग के बैठ गया है कि पॉल्यूशन के ऊपर बातचीत करना तो दूर दूर की बात है। पाकिस्तान फ्लड्स में डूबा हुआ है, फूड क्राइसिस चल रही है, क्लाइमेट चेंज क्राइसिस पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। यूक्रेन वॉर के चलते एनर्जी, ग्रेन, फर्टिलाइजर, फूड सबके दाम बढ़े हुए हैं। टेररिज्म एक अलग ही परेशानी। तो इन सब चीजों के बीच ये जो क्लाइमेट इशू है, जो एयर पॉल्यूशन का इशू है, इसके ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। बातचीत करना जरूरी तक नहीं समझ रहा है, जबकि ये बातचीत करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया अपने 50% लिक्विफाइड नेचुरल गैस स्पॉट मार्केट से खरीदते हैं, इंटरनेशनल मार्केट से। अगर इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान मिल की बिडिंग करें तो काफी सस्ते में ओवरऑल इनको ये गैस वगैरह मिल सकती है, तेल वगैरह मिल सकता है, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ अपने ट्रेड रिश्तों को खराब करके अपनी ही कब्र खोद ली है। चूंकि पाकिस्तान के अंदर एक एनर्जी क्राइसिस चल रही है, बिजली की कटौती हो रही है, और इंडिया एक रीजनल कनेक्टिविटी ग्रिड बना रहा है, जिससे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल को फायदा मिलेगा, और श्रीलंका को भी उससे जोड़ा जा रहा है। अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ प्रॉपर तरीके से इंगेज करता तो इस पर्टिकुलर एनर्जी ग्रिड का पार्ट पाकिस्तान भी होता, तो आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर एक एनर्जी क्राइसिस नहीं होती। जो भी इंडिया का सिद्धांत है डिप्लोमेसी डायलॉग का, वसुदेव कुटुंबकम का, वो सार्क के समिट के अंदर फेल हो जाता है, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान एक दूसरे के साथ बायलैटरली इंगेज कर ही नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल इनकैपेबल से हो गए। न्यू दिल्ली पूरे ग्लोबल साउथ डेवलपिंग कंट्रीज के बिहाफ पे एजेंडा को डिसाइड कर रहा है, बातचीत कर रहा है, G20 में लीडरशिप दिखा रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू रीजनल एजेंडा, स्पेसिफिकली इन कंटेक्स्ट ऑफ साउथ एशिया, जब सार्क की बात आती है सब कुछ फीका पड़ जाता है। रीजन बीइंग इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी यहां नहीं सुधर पा रही है। तो अगर हम इंडिया, पाकिस्तान बैठ के आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत कर सके तो काफी कुछ किया जा सकता है। अब टेररिज्म को लेके यूनाइटेड नेशंस में बातचीत होती है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बातचीत होती है, इंडिया पाकिस्तान दोनों इंगेज होते हैं, लेकिन बायलैटरली ये दोनों एक दूसरे के साथ इंगेज नहीं हो पा रहे। एससीओ के रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर में भी दोनों ने एक दूसरे के साथ इंगेज किया, लेकिन बायलैटरल इंगेजमेंट नहीं हो रहा है। इनफैक्ट न्यूयॉर्क के अंदर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी के बीच में एक बहस सी हो गई। पाकिस्तान ने कश्मीर को एक स्टिकिंग पॉइंट बना लिया है और इंडिया के साथ किसी भी प्रकार की एंगेजमेंट को रिजेक्ट किया है। आज की डेट में मैंने आपको बताया कि कैसे शहबाज शरीफ बोल रहे हैं कि हम इंडिया के साथ एंगेज करना चाहते हैं, बट कश्मीर को स्टिकिंग पॉइंट बना के बैठे हैं। इंडिया भी ओवरऑल बाकी कंट्रीज के साथ एंगेज कर रहा है, बट पाकिस्तान के साथ एंगेज नहीं कर रहा। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया तालिबान के लीडर्स के साथ एंगेज कर रहा है, ये जानते हुए भी कि तालिबान का एक लीडर सिराजुद्दीन हक्कानी इन्वॉल्व था इंडियन मिशन इन काबुल के ऊपर अटैक को लेकर, जहां पे हमारे एक डिप्लोमेट की मृत्यु हुई थी, बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सनल मरे थे। तो हम प्रैक्टिकलिटीज को लेकर दुनिया की बाकी कंट्रीज के साथ तो एंगेज कर रहे हैं, बट हम पाकिस्तान के साथ एंगेज करना नहीं चाहते।
जबकि जरूरी है, दुनिया भर में आज की डेट में रीजनल एग्रीमेंट्स बहुत चल रहे हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट हो, चाहे साउदर्न कॉमन मार्केट हो मर्कोसर स्पेन के आसपास का, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन हो, ये सारे रीजनल एग्रीमेंट्स जो कि आज की डेट में बहुत सक्सेसफुल हैं। बट ये सार्क के अंदर, साउथ एशिया के अंदर कोई भी रीजनल एग्रीमेंट सेटअप हो ही नहीं पा रहा है, खासकर जिसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों इन्वॉल्व हो। तो ऐसे केस में साउथ एशिया जो कि ज्योग्राफिकल एंटिटी है, जिसके नॉर्थ में आता है हिमालय हिंदू कुश और साउथ में आता है इंडियन ओशन, जरूरी है कि ये साउथ एशिया की कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ इंगेज करें। अगर ये आपस में एक दूसरे के साथ इंगेज नहीं करेंगे तो बहुत से फैसेट्स पे, ट्रेड, एयर पोल्यूशन, इकोनॉमी, ज्योग्राफिकल आप कह लो वल्नरेबिलिटीज, इसमें डिसएडवांटेजेस पोजीशन में रह जाएंगे। एक दूसरे की कैपेबिलिटीज को जो सप्लीमेंट कर सकते थे वो ओवरऑल आप कह लो कैपेबिलिटी चली जाएगी। बट इस प्रकार का कोई भी एग्रीमेंट यहां पे होता नजर नहीं आ रहा है। फिर अगली न्यूज, न्यू फूड ग्रेन स्कीम एंड इल्यूजन। देखिए यहां पे क्या बताया जा रहा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को यहां पे हटाया गया, एनएफएसए के अंदर ही ले आया गया। देखिए पहले क्या था कि एनएफएसए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर 25 किलो का फूड ग्रेन मिलता था एक 5 की फैमिली को 3 रुपए प्रति केजी की रेट पे, ठीक है ना, गेहूं चावल 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए प्रति केजी के रेट पे। अब क्या है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के चलते हर आदमी को जो 5 किलो राइस फ्री मिलता था वो अब क्या मिलेगा, वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर फ्री मिलेगा। और अगर उसके ऊपर खरीदना है तो वो 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदना पड़ेगा। तो कुल मिला के यहां पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को खत्म कर दिया है, लेकिन उसकी कुछ आप कह लो कैरेक्टरिस्टिक्स को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एनएफएसए के अंदर ले आई है केंद्र की सरकार। ऑब्वियस सी बात है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को इंडेफिनेटली एक्सटेंड करना मुश्किल था। रीजन बीइंग 2022 खरीफ सीजन में सरकार का प्रोक्योरमेंट ज्यादा हुआ नहीं है, 28 महीने से स्कीम चल रही थी, अच्छा खासा खर्चा इसमें हो चुका था, तो इसको हमेशा के लिए एक्सटेंड कर पाना मुश्किल था। लेकिन ओवरऑल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की जो फ्री ग्रेन वाली स्कीम ट्रांसफर की गई है, इससे भी खर्चा काफी होगा सरकार का। 2024 जनरल इलेक्शन तक ये स्कीम चलने वाली है। तो एक तरफ केंद्र की सरकार जो कि स्टेट्स की फ्रीबी स्कीम को क्रिटिसाइज करती है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम फ्रीबी पीएमजीकेवाई का एनएफएसए के अंदर ले आई, तो भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है जो बाकी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, क्लाइंटेलिज्म में इन्वॉल्व हो रही है। क्लाइंटेलिज्म में केंद्र की सरकार ये दिखा रही है कि भाई हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, जैसे कि 20 सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम का नाम प्रधानमंत्री के नाम पर रख दिया गया है। इलेक्टोरल कंपटीशन के रिस्पेक्ट में अगर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज फ्रीबी बांट रही हैं तो केंद्र की सरकार भी फ्रीबी बांट रही है। लेकिन अगर आप फ्रीबी बांट रहे हो तो कम से कम पूरा कवरेज रखो। 2011 के सेंसस के हिसाब से आप फ्रीबी बांट रहे हो, अभी की 40% इंडियन जनता को ना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बेनिफिट मिला, ना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का बेनिफिट मिला। विलेज स्लम्स में रहने वाली मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, माइग्रेंट, सेक्स वर्कर्स, होमलेस, ट्रांसजेंडर पर्सन, उनके पास नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के राशन कार्ड नहीं है। तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल ने अपने स्टेट लेवल के कार्ड्स बांटे हैं, तो वहां पे कवरेज ज्यादा बेटर है। लेकिन बाकी स्टेटों का वहां पे कवरेज है नहीं। 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं, वो बच्चे जो पिछले एक डेकेड 10 साल में पैदा हुए हैं, उनका राशन लिस्ट में नाम नहीं है, उनको किसी भी प्रकार का व्हीट और अनाज का बेनिफिट मिल नहीं रहा है। इनफैक्ट कुछ स्टेटों ने अच्छा काम किया, जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश ने फ्री फूड ग्रेन बांटे थे, जैसे कुकिंग ऑयल, पल्सेस, सॉल्ट, कोविड-19 के पैंडेमिक समय पे। उसके चलते 2022 के उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी को जीत मिली। तो इस कंटेक्स्ट में ऑथर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यही बात बोल रहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की सब्सिडी को एनएफएसए में ट्रांसफर कर दिया गया। बट अगर आप सब्सिडी ट्रांसफर कर भी रहे हो तो कम से कम कवरेज प्रॉपर रखो। कवरेज में 2011 सेंसस को अपडेट करो, 2021 के एस्टिमेटेड प्रोजेक्शंस के हिसाब से कवरेज रखिए इन स्कीम्स का, तभी जाके फायदा मिलेगा, नहीं तो फायदा नहीं मिलेगा। ये सब बातें आप बताइए। फिर ये भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि मनरेगा के अंदर जो पेमेंट्स हैं वो केंद्र की सरकार द्वारा लेट रिलीज की जा रही है, जिसके चलते लोग मनरेगा के इनिशिएटिव्स को कम ऑप्ट कर रहे हैं और कम ऑप्ट करने के चलते इसकी कवरेज घट रही है। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं। फिर केस ऑफ रीअसाइनिंग जीएसटी टू स्टेट्स, यहां पे क्या बताया जा रहा है, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के बीच में फिस्कल बैलेंस को रिस्टोर करने की बात की जा रही है। देखिए क्या है, आज की डेट में केंद्र की सरकार के पास टैक्सेशन पावर ज्यादा है, तो पैसा केंद्र की सरकार के पास ज्यादा होता है, लेकिन खर्चा राज्य की सरकारों को ज्यादा करना है। तो इससे क्या बनता है, इससे आप कह सकते हो कि एक वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस बनता है, जिसमें पैसा केंद्र की सरकार के पास ज्यादा आ रहा है लेकिन खर्चा राज्य की सरकार को ज्यादा करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो आज की डेट में सेंट्रल जीएसटी 50%, स्टेट जीएसटी 50%, इंटीग्रेटेड जीएसटी में सेंट्रल और स्टेट दोनों प्रकार के जीएसटी होते हैं। ठीक है,
अब बात यह कि जीएसटी के टैक्सिंग स्ट्रक्चर में जो काउंसिल है उसमें वोटिंग पावर्स डिसाइड है, 2/3 वोटिंग पावर केंद्र के पास, 1/3 वोटिंग पावर राज्यों के पास, और 75% मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाता है। तो मतलब इफेक्टिवली केंद्र की सरकार के पास वीटो पावर, अगर केंद्र की सरकार कहीं पे सपोर्ट नहीं कर रही जीएसटी मैकेनिज्म में, नियम कानून पास नहीं हो पाएगा। अब यहां पे एक इंपेरिकल फॉर्मूला की बात हो रही है, वीएफआई। वीएफआई क्या होता है? 1 माइनस स्टेट ओन रेवेन्यू अपॉन स्टेट ओन एक्सपेंडिचर। स्टेट रेवेन्यू ऊपर आ गया, स्टेट एक्सपेंडिचर नीचे आ गया, मतलब स्टेट का कितनी कमाई है खुद से और स्टेट का कितना खर्चा है। तो ये पर्टिकुलर फिगर अगर 0 है तो इसका मतलब है स्टेट के पास ठीक ठाक पैसा है। लेकिन अगर ये पर्टिकुलर फिगर बढ़ता है, 1 माइनस स्टेट रेवेन्यू डिवाइड बाय स्टेट एक्सपेंडिचर, इसका मतलब ये है कि राज्य की सरकार के पास खुद का पैसा नहीं है। इसी पर्टिकुलर फिगर को यहां पे इंप्रूव करने की जरूरत है। 2015-16 से लेकर 2020-21 तक ये फिगर था 0.53 मतलब 1 माइनस 0.47 मतलब राज्य के पास ओवरऑल अपने खर्चे का केवल 47% था खुद से। मतलब जितना टोटल राज्य की सरकार ने खर्चा किया उसका केवल 47% राज्य की सरकार अपने रेवेन्यू से जुटा पाया। बाकी पैसों के लिए उसको केंद्र की सरकार या उधार पे डिपेंड होना पड़ा। तो इस कंटेक्स्ट में ओवरऑल क्या किया जा सकता है, और खासकर इस बात को ध्यान रखते हुए कि अब वीएफआई रेशियो 0.53 से बढ़ के 0.594 हो चुका है। मतलब राज्य की सरकारों के पास ओवरऑल एक्सपेंडिचर का 40% पैसा पहुंचता है, बाकी वो या तो केंद्र की सरकार से लेते हैं या फिर मार्केट से उधार उठाते हैं। तो क्या किया जा सकता है? तो अभी के लिए अगर आप देखो तो दो चीजें जीएसटी के मैकेनिज्म में नहीं आती, एक तो एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोलियम, ठीक है ना, और एक एक्साइज ड्यूटी ऑन सेल्स टैक्स ऑन लिक्वर। अब जो सेल्स टैक्स है लिक्वर पे वो तो जाता है राज्य की सरकार के पास, लेकिन जो एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोलियम की वो जाता है केंद्र की सरकार के पास। ऑथर यहां पे सजेस्ट कर रहा है कि जो एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोलियम पे वो जाना चाहिए राज्य की सरकार के पास। तो एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोलियम को जीएसटी के मैकेनिज्म के अंदर ले आओ और जो भी उससे पैसा निकल के आ रहा है वो राज्य की सरकारों को दे दो। अब ये आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन केंद्र की सरकार ऐसा होने नहीं देगी कभी, क्योंकि पेट्रोलियम पे सेंट्रल एक्साइज लेवी से अच्छा खासा पैसा आता है। ठीक है, जितनी भी कमोडिटीज हैं उन कमोडिटीज को आप जीएसटी के अंदर लेके आओ, और जीएसटी की इन कमोडिटीज का अलॉटमेंट जो प्रोसीड्स आएंगे इनसे, जो पैसा आएगा इनसे, वो अलॉटमेंट किसके पास जाना चाहिए? केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के पास। और इस पर्टिकुलर चेंज को करने के लिए जीएसटी के मैकेनिज्म के अंदर एक अमेंडमेंट लाने की जरूरत है। वो बड़े आराम से किया जा सकता है, लेकिन उस अमेंडमेंट में केंद्र की सरकार रोड़ा डालेगी, क्योंकि केंद्र की सरकार के पास वीटो है। वीटो मतलब लिटरल वीटो नहीं है। किसी भी पर्टिकुलर प्रपोजल को जीएसटी काउंसिल से पास कराने के लिए 75% मेजॉरिटी चाहिए, और 66% वोटिंग पावर अकेली केंद्र की सरकार के पास है। तो अगर केंद्र की सरकार सपोर्ट नहीं करेगा तो कोई भी ऐसा प्रपोजल पास नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे मेजर पॉइंट था उस पर्टिकुलर आर्टिकल का, ठीक है ना। आगे चलते हैं, 2 स्टैम्पीड्स एंड देयर आफ्टरपाथ। भैया वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, जनसेना पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये सब आंध्र प्रदेश इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली 2 रोड शोज हुए और 11 लोगों की उसमें मौत चली गई। जब 11 लोगों की उसमें मौत हुई तो इस बात को लेके जो सरकार है आंध्र प्रदेश की, उसने पब्लिक रोड शो और रैली को बैन कर दिया। क्योंकि पब्लिक रोड शो रैली में चूंकि जाने जा रही है तो यहां पे बैन करना जरूरी था। लेकिन जो अपोजिशन था, एक्चुअली में जो रैलीज कंडक्ट की गई थी वो अपोजिशन के द्वारा कंडक्ट की गई थी। अपोजिशन पहुंच गया कहां पे? हाई कोर्ट के पास, और हाई कोर्ट में जाके बोला कि भाई ये आप रैली रोड शो कैसे बैन कर सकते हो, ये तो इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैकेशन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ने अभी के लिए जो बैन था उसको रोक दिया। तो यहां पे आंध्र प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई और बोला कि नहीं भाई ये बैन बहुत ज्यादा जरूरी है, चूंकि यहां पे लोगों की जान जा सकती है, इसलिए हमने बैन किया है। अब जो रोड शो हुआ था वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने किया था। एक दूसरे रोड शो में फ्रीबीज बट रही थी तो लोग बहुत ज्यादा भीड़ में आ गए, ताव में आ गए, 3 लोगों की यहां पे मृत्यु हो गई। तो कुल मिला के अब जो अपोजिशन लीडर्स हैं आंध्र प्रदेश में वो क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि पुलिस एक्ट 1861 के सेक्शन 30 को इंपोज करके आंध्र प्रदेश की सरकार कॉलोनियल पावर्स को इस्तेमाल कर रही है, जो कि यहां पे अलाउड नहीं है। आंध्र प्रदेश की पुलिस ये बोल रही है कि कोई कॉलोनियल पावर इस्तेमाल नहीं हो रही है। पब्लिक मीटिंग्स को कंडक्ट करने से पहले पुलिस की परमिशन चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का एनओसी चाहिए, बस ये एक प्रोसीजर जोड़ा गया है। और वो प्रोसीजर अगर आप प्रॉपर तरीके से मीट करते हो तो हम आपको अलाउ कर देंगे। लेकिन चूंकि पुलिस और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये सब रूलिंग सरकार के अंदर आते हैं तो ये अपनी परमिशन देंगे नहीं देंगे, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने
ये बोला कि जो हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश की, उसने सेक्शन 30 ऑफ द पुलिस एक्ट को ठीक तरीके से पेरूज नहीं किया। सेक्शन जो हाई कोर्ट थी आंध्र प्रदेश की, उसने अलाउ कर दिया पब्लिक मीटिंग्स के लिए। केंद्र की सरकार ने बैन किया, राज्य की सरकार ने जब बैन किया, राज्य की सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई और सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल रही कि पुलिस एक्ट 1861 के सेक्शन 30 के अंदर पब्लिक मीटिंग्स को करने का एक प्रोसीजर बनाने की ताकत राज्य की सरकार है, हमने बस उसी प्रोसीजर का इस्तेमाल किया है और इसको अपोजिशन चिल्ला रहा है। मतलब अपोजिशन बोल रहा है कि पुलिस एक्ट का गलत इस्तेमाल करके ओवरऑल अपोजिशन पॉलिटिक्स की पॉलिटिकल रैलीज को रोका जा रहा है ताकि इलेक्शन में वो कैंपेनिंग ना कर पाए, क्योंकि इस समय पे एंटी इनकम्बेंसी चल रही है रेनिंग सरकार के अगेंस्ट। तो ये अब मिलॉर्ड चल रहा है कोर्ट में, इसका क्या ऑब्जेक्टिव निकल के आने वाला है वो टाइम पे पता चलेगा। तो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया दोस्तों, बट न्यूज आज ज्यादा थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे।